काफी महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डीड, हिंदी में कहें तो साझेदारी विघटन विलेख। हमारे पास स्रोत के तौर पर MSABC फर्म का यही विलेख है और इसका एक एनालिसिस भी है। आज कोशिश रहेगी कि इसके जो मेन हिस्से हैं उन्हें समझें। मतलब ये काम कैसे करता है, क्या जरूरी बातें होती हैं इसमें, और ये पार्टनर्स के लिए इतना जरूरी क्यों है, खासकर तब जब वो अलग होने का फैसला करते हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं जरा। ये MSABC फर्म के डिसोल्यूशन से जुड़ा है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, आपसी समझौता, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है ये। इसका जो मेन पर्पस है वो है पार्टनरशिप को फॉर्मली खत्म करना और सारी शर्तें, मतलब सब कुछ साफ साफ लिख देना ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट्स ना हो। इसमें देखिए पार्टी A और B का जिक्र है और साथ में उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब वारिस वगैरह, उनको भी शामिल किया गया है। इससे ये पक्का होता है कि शर्तें आगे भी लागू रहेंगी, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। अच्छा, दस्तावेज के शुरू में वो जो वेयर एज क्लॉजेज होती हैं वो बता रही हैं कि ये सब आपसी सहमति से हो रहा है, म्यूचुअली डिसाइडेड है। पर इसका मतलब क्या है? मतलब मेन शर्तें क्या हैं इसमें? सबसे पहले क्या तय होता है? देखिए, सबसे पहली और अहम बात है क्लॉज 1, विघटन की प्रभावी तारीख, इफेक्टिव डेट ऑफ डिसोल्यूशन। विलेख साफ कहता है डिसॉल्व्ड विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे, i.e. तो जिस दिन ये बना उसी दिन से लागू। ये इमीडिएट इफेक्ट देता है। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि फर्म कब बंद हुई। हाँ, ये तो है। तारीख का साफ होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन असली पंगे तो अक्सर हिसाब किताब और पैसों को लेकर होते हैं। अकाउंट्स का क्या? उसके बारे में ये विलेख क्या कहता है? हाँ, वो तो है। अकाउंट्स वाला मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। उसके लिए है क्लॉज 2। ये बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है ऑल दी अकाउंट्स हैव बीन अग्रीड एंड अंडरस्टूड, चेक्ड एंड एक्सेप्टेड बाय देम एज पर दी अकाउंट बुक्स। मतलब ये कंफर्म करता है कि भाई दोनों पार्टियों ने सारे खाते देखे, समझे, जांचे और मान लिए हैं जैसा कि किताबों में लिखा है। तो ये क्लॉज जो है वो खातों के निपटारे को, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स को एक तरह से फाइनलिटी दे देता है, लॉक कर देता है। फाइनल, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि हिसाब गलत था या मुझे पता नहीं था। बिल्कुल ठीक है, तो हिसाब किताब पक्का हो गया। लेकिन जो फर्म के पुराने रिकॉर्ड्स हैं, टैक्स के मामले हैं, देनदारियां हैं, उनका क्या होता है? कौन जिम्मेदार होगा? हाँ, उसके लिए क्लॉज 3 और क्लॉज 5 जरूरी हैं। क्लॉज 3 कहता है कि सारे रिकॉर्ड्स, खाते की किताबें वगैरह वो फर्स्ट पार्टी के पास रहेंगे और उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि वो संबंधित अथॉरिटीज को, मतलब सरकारी विभागों को, डिसोल्यूशन की सूचना दें और जो भी पुराने असेसमेंट्स पेंडिंग है उन्हें पूरा करवाएं। अच्छा, रिकॉर्ड्स एक के पास। हाँ, लेकिन क्लॉज 4 में ट्रांसपेरेंसी के लिए सेकेंड पार्टी को ये अधिकार दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर वो इन रिकॉर्ड्स को देख सकती है, एक्सेस कर सकती है। ठीक है, ये सही है। अब टैक्स और देनदारियों का क्या? वो क्लॉज 5 में साफ किया गया है। पार्टनर्स अपने इंडिविजुअल टैक्सेस के लिए तो खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर भंग हुई फर्म के खिलाफ कोई पुराना टैक्स या कोई और देनदारी निकल आती है तो वो साझेदारों द्वारा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटी जाएगी, जो भी उनका लाभ हानि का अनुपात था उसी में। ये पिछली देनदारियों के लिए एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पुरानी चीजों के लिए दोनों जिम्मेदार। अच्छा, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ एक बात दिलचस्प है, क्या ये विलेख पार्टनर्स को एक दूसरे के भविष्य के कामों से भी बचाता है? मान लीजिए डिसोल्यूशन के बाद कोई एक पार्टनर फर्म के पुराने नाम पर कोई देनदारी खड़ी कर दे, तब क्या होगा? हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके लिए एक क्रूशियल प्रोटेक्टिव क्लॉज है, क्लॉज 6। ये साफ साफ कहता है नन ऑफ द पार्टीज शैल बी लायबल फॉर एनी लायबिलिटी रेज्ड बाय द अदर इन द नेम ऑफ द एस्टवाइल पार्टनरशिप फर्म। समझ रहे हैं? मतलब डिसोल्यूशन के बाद अगर पार्टनर ए फर्म के नाम पर कोई नया लोन ले तो पार्टनर बी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये भविष्य के लिए इंडिविजुअल लायबिलिटी तय करता है, जिसका काम उसकी जिम्मेदारी। ये तो बहुत जरूरी क्लॉज है, प्रोटेक्ट करता है। हाँ, और क्लॉज 7, वो म्यूचुअल रिलीज वाला, उसका क्या मतलब है? हाँ, वो भी बहुत अहम है। म्यूचुअल रिलीज मतलब आपसी मुक्ति। ये कहता है कि पार्टियां एक दूसरे को साझेदारी से जुड़े सभी पुराने एक्शंस, प्रोसीडिंग्स, क्लेम्स और डिमांड से मुक्त करती हैं, रिलीज करती हैं। ये एक तरह से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। मतलब अतीत के सारे दरवाजे बंद। अब पुराने मुद्दों को लेकर कोई एक दूसरे पर क्लेम नहीं करेगा। समझ गया।
पूरी कोशिश है कि सब कुछ साफ हो जाए और कोई गुंजाइश न रहे झगड़े की। हाँ, लेकिन फिर भी मान लीजिए भविष्य में कोई विवाद हो ही जाए इसी विलेख की किसी बात को लेकर। देखिए, कोशिश तो यही होती है कि ना हो, पर अगर हो जाए तो उसके लिए भी प्रावधान है। क्लॉज 8, इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, मध्यस्थता का प्रावधान। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इस विलेख से जुड़ा, तो मामला कोर्ट में नहीं जाएगा पहले। वो एक सोल आर्बिट्रेटर यानी अकेले मध्यस्थ को भेजा जाएगा। अच्छा, कोर्ट नहीं, आर्बिट्रेटर। हाँ, और मध्यस्थ की नियुक्ति कंटिन्यूइंग पार्टनर द्वारा की जाएगी। हालांकि ये शब्द यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि फॉर्म तो डिसॉल्व हो गई, पर हाँ, लिखा यही है। और ये पूरी प्रक्रिया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत होगी और जगह होगी नई दिल्ली। ये डिस्प्यूट सुलझाने का एक ज्यादा तेज तरीका माना जाता है कोर्ट के मुकाबले, एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो कुल मिलाकर देखें तो ये विलेख साझेदारी खत्म करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है। इफेक्टिव डेट से लेकर अकाउंट सेटलमेंट, रिकॉर्ड्स की जिम्मेदारी, पुरानी और नई देनदारियां और यहां तक कि भविष्य के विवादों का हल, सब कुछ कवर करता है। तो इस सब का मतलब यही निकलता है कि अलग होते समय हर चीज पर, हर पहलू पर क्लैरिटी होना कितना जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये डॉक्यूमेंट दिखाता है कि लीगल भाषा में प्रिसिजन सटीकता और फोरसाइट यानी दूरदर्शिता कितनी जरूरी होती है। हर क्लॉज किसी न किसी संभावित प्रॉब्लम का पहले से सोचा हुआ समाधान है। एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसा कोई साफ साफ लिखा हुआ अग्रीमेंट ना हो या उसकी शर्तें गोलमोल हों, तो पार्टनर्स के बीच कैसी उलझनें, कैसे शक और कितने झगड़े पैदा हो सकते हैं। शायद यही क्लैरिटी और आपसी सहमति से बनी शर्तें ही भविष्य की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है।